नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। एक और जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवे का प्रसाद तैयार कर केंद्रीय बजट की छपाई की शुरुआत कर चुकी हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में भी राज्य के बजट को लेकर मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्रालय का काम संभाल रहे मनोहर लाल हरियाणा के बजट को लेकर अभी से अफसरशाही के साथ तैयारी में जुट गए हैं। यह दूसरा इस तरह का मौका होगा जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में बजट पेश करेंगे। सीएम ने लगातार दूसरे साल भी हरियाणा के विधायकों और मंत्रिमंडल के साथियों को लिखित पत्र भेजकर उनसे हरियाणा के बजट को लेकर अहम सुझाव मांगे हैं। 26 जनवरी तक दिल्ली जयपुर हाईवे पर यात्रा करने से बचे यात्री, कई जगह पुलिस ने की बैरिकेटिंग। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली जयपुर हाईवे पर आंदोलन कर रहे किसानों के गणतंत्र दिवस पर हर हाल में दिल्ली की सीमा में ट्रैक्टर परेड करने के ऐलान ने जिला प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है। किसानों को रोकने के लिए साहबी पुल के कापड़ीवास बॉर्डर यानी करीब 12 किलोमीटर के एरिया में भारी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। साहबी पुल स्थित ओवरब्रिज के नीचे पहले ही कई दिनों से बड़े कंटेनर, पत्थर और बाहरी वाहनों को सड़क के बीच खड़ा कराकर पुलिस ने रोका हुआ है। इसी के साथ ही नई जगह पर बैरिकेड्स के साथ पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की सीमा में जयसिंहपुरा खेड़ा बॉर्डर पर डटे किसानों को रोकने के लिए भी वहां पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती पहले से ज्यादा की गई है। हरियाणा सरकार का प्रयास है कि हर एक व्यक्ति को घर बैठे हर वो सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके जो उनके लिए जरूरी है तथा समय के अभाव के कारण वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसी के तहत रविवार को परिवहन विभाग करनाल के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत इस सुविधा की शुरुआत की है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने डीसी कैंप ऑफिस से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सुविधा की शुरुआत करते हुए बताया कि परिवहन विभाग द्वारा हर दोपहिया वाहन व कार पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश दिए गए तथा किसी भी वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगे होने पर उसका चालान भी किया जा सकता है। इसलिए सभी जल्द से जल्द अपने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि नारी के बिना संसार अधूरा है। सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए तथा बेटियों को आगे बढ़ने व आत्मनिर्भर बनने के ज्यादा से ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। कंवरपाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर यमुनानगर में सभी को बधाई देते हुए कहा कि देश में बेटियों की कम होती संख्या को देखकर बेटियों का हौसला बढ़ाने व समाज को कन्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाने लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू करने के बाद समाज में लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। अब बेटियों को आगे बढ़ने के मौके दिए जा रहे हैं व लड़कियां भी मिल रहे अवसरों पर हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अपनी सफलता का लोहा मनवा रही हैं। गन्ना खरीद के लिए अब हरियाणा की शुगर मिलों में मैनुअली पर्ची सिस्टम को बंद किया जा रहा है। किसानों की सुविधा को देखते हुए इसकी जगह ई पर्ची से गन्ना खरीद का फैसला किया गया है। प्रदेश के कुछ चीनी मिलों ने इस तरह की व्यवस्था को लागू कर दिया है और शेष में काम चल रहा है। शुगर फीड के अधिकारियों का दावा है कि अगले सीजन में सभी मिलों में ई पर्ची से ही खरीद होगी। बता दें कि इस समय गेहूं और धान की खरीद पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। किसानों को पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और बाद में उसको फसल लाने के लिए मोबाइल से SMS भेजा जाता है। कुछ इसी तर्ज पर शुगरफेड ने भी गन्ना खरीद की तैयारी की है। इसके तहत रोहतक और जींद शुगर मिल में ई पर्ची के माध्यम से खरीद चल रही है। हरियाणा के स्कूली शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर की पॉलिसी बन सकती है। बेशक शिक्षकों को इसके लिए एक बारी मौका मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षकों को मनचाहा जिला मिल सकेगा। वर्तमान में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर की अनुमति मौजूदा नीति नहीं देती। इसके बाद भी सरकार शिक्षकों को एक मौका देने की मूड में है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जल्द ही इसका ड्राफ्ट लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग के आला अफसरों के साथ भी बैठक करेंगे। अगर यह योजना सिरे चढ़ती है तो इसका फायदा जेबीटी यानी जूनियर बेसिक टीचर शिक्षकों को ही नहीं बल्कि टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को मिलेगा। हालांकि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से 70% से अधिक टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर खुश हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में अब महाराष्ट्र के किसान भी शामिल हो गए हैं। राज्य के 21 जिलों के किसान नासिक से मुंबई यानी 180 किलोमीटर तक रैली निकाल रहे हैं। सोमवार को मुंबई पहुंचकर ये सभा करेंगे, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। पवार की पार्टी राज्य में सरकार चला रहे गठबंधन का हिस्सा है।
यूपी में शराब पर सख्ती, घर में लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नियम तोड़ा तो 3 साल जेल, जुर्माना भी। यूपी सरकार ने घर में शराब रखने के लिए नए नियम कायदे बनाए हैं। इसके तहत तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए 12,000 रूपए सालाना फीस चुकानी होगी। शुरुआत में 51,000 रूपए की गारंटी भी देनी पड़ेगी। इन नियमों का सीधा मतलब है कि अब लोग बिना लाइसेंस के घर में निजी बार नहीं बना पाएंगे। नियम तोड़ने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। प्रदेश में 7.84 लीटर अल्कोहल ही घर में रखने की इजाजत है। नए सर्कुलर में कहा गया है कि होम लाइसेंस के लिए वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भर रहे हैं। लाइसेंस लेने के लिए अप्लाई करते वक्त इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद भी देनी पड़ेगी। पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगानी होगी। साथ ही एफिडेविट देना होगा कि 21 साल से कम उम्र वालों को शराब रखे जाने वाली जगह पर नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तराखंड में एक दिन की सीएम बनी सृष्टि। जनरल स्टोर चलाने वाले की 21 साल की बेटी ने अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की। कृषि क्षेत्र के लिए सुझाव भी दिए। हरिद्वार के दौलतपुर गांव की निवासी सृष्टि गोस्वामी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर 24 जनवरी को उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनाई गई। सृष्टि के पिता प्रवीण गाँव में ही दुकान चलाते हैं और माँ सुधा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। सृष्टि ने सीएम बनने के बाद सरकार की कई योजनाओं की समीक्षा के लिए एक आधिकारिक बैठक में हिस्सा भी लिया। बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। नेपाल में सियासी जंग तेज, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनकी ही पार्टी ने निकाला। अप्रैल में हो सकते हैं नए चुनाव। नेपाल के कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अपनी ही पार्टी में फजीयत हो गई। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी एनसीपी के विरोधी गुट ने रविवार शाम पार्टी में ओली की सदस्यता खत्म कर दी। हालांकि यह 3 दिन पहले से तय हो गया था कि ओली के समर्थन में अब गिने चुने नेता बचे हैं और उन्हें किसी भी वक्त पार्टी से निकाला जा सकता है। नेपाल में इस वक्त संसद भंग है और वहाँ कार्यवाहक सरकार है। हिमालयन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओली की सदस्यता खत्म करने का फैसला पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड और माधव कुमार नेपाल की कमेटी ने किया। पार्टी में ओली के हालिया फैसलों को लेकर काफी नाराजगी थी। उनसे सफाई मांगी गई लेकिन वे कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। नेपाल में इसी साल मार्च से अप्रैल के बीच नए चुनाव हो सकते हैं। रूस में विपक्ष के नेता अलेक्सी नवाल्नी की गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। 44 साल के अलेक्सी नवाल्नी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोधी माना जाता है। वह हाल ही में रूस लौटे हैं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे नाराज हजारों लोग शनिवार को सड़क पर उतर आए और अपना गुस्सा जाहिर किया। सरकार के फैसले के खिलाफ 70 से ज्यादा शहरों में रैलियां की गई। इस दौरान मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हिंसा की भी खबरें हैं। इसी बीच जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूरोपीय संघ ने अलेक्सी की रिहाई की मांग की है। पंजाब नेशनल बैंक का नया नियम, 31 मार्च तक ले लें नया IFSC कोड और चेकबुक, वरना 1 अप्रैल से नहीं कर सकेंगे पैसों का लेन देन। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक PNB ने अपने ग्राहकों से पुराने IFSC और MICR कोड को 1 अप्रैल से पहले बदलने को कहा है। बैंक के अनुसार 31 मार्च 2021 के बाद ये कोड काम नहीं करेंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना होगा। पंजाब नेशनल बैंक ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। बैंक ने कहा कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC और MICR कोड सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेना होगा। ग्राहक अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800 180 2222 और 1800 103 2222 पर फोन कर ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया था।